नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट शुरू हो गया है। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने जाने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। नोएडा प्रशासन ने तैयार किया है नया एक्शन प्लान और दिल्ली से नोएडा आने वाले तमाम लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। ये रैंडम टेस्ट है, यानी कि अगर 10 लोग वहां से गुजर रहे हैं तो उसमें से किसी को भी अचानक से 4 लोगों को या 2 लोगों को रोककर उनका टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। रैंडम टेस्टिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली से नोएडा आने वाले कितने लोगों में कोरोना पॉजिटिव होता है। ऐसे में उसी के आधार पर हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हों। फिलहाल डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने वाले लोगों का जो रैंडम टेस्ट किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट भी जल्द सार्वजनिक होगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। चिल्ला की तरफ से नोएडा आने वाला जो बॉर्डर है वहां पर, और दूसरा एक डीएनडी से जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर, इन 2 जगहों पर लगातार ये चेकिंग चल रही है, रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना को लेकर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में मामले बढ़े, खासकर से दिल्ली के अंदर जिस तरह से तेजी से मामले बढ़े हैं, रोजाना आ रहे संख्या एक बड़ी स्तर पर है, उसको देखते हुए यहां ये फैसले कुछ अहम तौर पर लिए गए हैं। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी दिल्ली में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6,396 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। दिल्ली में 42,004 एक्टिव मरीज हैं अभी, और दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,812 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 4,95,000 मामले सामने आए हैं और रोजाना ये संख्या बढ़ रही है। अभी बीच में नियंत्रण इस स्तर तक था कि 600-700 मरीज पर डे आ रहे थे, अभी कुछ महीने पहले जो नियंत्रण कर लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव दिल्ली में देखने को मिली और अभी एक बार फिर से 6,500-7,000 के आसपास मामले पहुंच चुके हैं। अभी बीच में एक दिन 8,000 तक मामले सामने आए थे। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की भी दिल्ली सरकार के साथ बैठक हुई थी और उसमें कई अहम फैसले लिए गए, और उन अहम फैसलों को अगर देखा जाए तो उसमें जिस तरह से कल फैसला लिया गया कि जो 200 की संख्या कर दी गई थी शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की, उसको कम करके अब 50 कर दिया गया है कि 50 लोगों के बीच में ही किसी की शादी हो सकेगी, शादी समारोह हो सकेगा। तो दिल्ली से एक और खबर है कि सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने की अनुमति भी थी। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले को भी सही बताया था। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से जुड़ा है पूरा मामला। अब सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही बताया। नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने की अनुमति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज किया। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यूपी सरकार के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज किया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। आज
तो ब्रेक के बाद खबर अब मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण मालिकाना हक की हुई सुनवाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा ने भी अपना पक्ष रखा है। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। याचिका में सुनवाई के अंदर याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री, एडवोकेट हरिशंकर जैन, ये सभी लोग शामिल हुए। तो अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है। यहां पर शाही ईदगाह ने अपना पक्ष रखा है और आज कोर्ट के अंदर सभी पक्षों को सुना गया है। अब अगली तारीख 10 दिसंबर की रखी गई है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। अभी तमाम पक्षों को सुना जा रहा है कोर्ट के अंदर। श्री कृष्ण मालिकाना हक की सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक का यह पूरा मामला है। बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक का यह पूरा मामला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा ने भी अपना पक्ष आज रखा है। गगन पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक में सुनवाई हुई और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद दोनों ने अपना यहां पर पक्ष रखा। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज सुनवाई थी श्री कृष्ण विराजमान मालिकाना हक को लेकर, जिसमें जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है, ईदगाह मस्जिद ने अपना पक्ष रखा है और इसके बाद में जो तीसरी पार्टी थी इसमें श्री कृष्ण सेवा संस्थान, उसने अपना पक्ष रखा है, लेकिन श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट उपस्थित नहीं हुआ है। अगली तारीख जिसमें 10 दिसंबर निर्धारित की गई है, इसमें क्या है कि सभी को उपस्थित होना है और कुछ लोगों द्वारा मथुरा से भी अपने आप को पार्टियां बनाने के लिए कहा गया था, उनकी भी सुनवाई 10 दिसंबर को ही निर्धारित की गई है। अच्छा, क्या पक्ष रखा गया आज दोनों पक्षों की तरफ से? क्या कहा गया कोर्ट के आगे? कोर्ट में कहा गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अभी हमें समय दिया जाए, हम जरा जानकारी करना चाहते हैं, साक्ष्य हमें दिए जाए किस आधार पे ये जो है याचिका एडमिट की गई है, उसके बाद ही हम अपना पक्ष अपनी दलीलें दे पाएंगे। उधर जब श्री कृष्ण सेवा संस्थान की तरफ से जो कहा गया है कि ये संपत्ति श्री कृष्ण विराजमान के मालिकाना हक का सिर्फ संस्थान ही उसके एक मात्र मालिक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। दरअसल आज की सुनवाई में समय मांगा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और कहा गया कि हमें समय दीजिए, हमें एविडेंसेस पर अभी रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है और उसके बाद हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। तो 10 दिसंबर तक का समय दिया गया। 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को 30 नवंबर तक मिलेंगे स्वेटर। प्रदेश सरकार ने 1,59,00,000 स्वेटर सरकारी स्कूलों में वितरित करेगी। शिक्षा विभाग ने जारी किया स्वेटर वितरण करने का निर्देश। 40% जिलों के अंदर स्वेटर वितरण कार्य पूरा नहीं हो पाया। राजधानी लखनऊ में अब तक नहीं बट पाए हैं स्वेटर। जेम पोर्टल के जरिए खरीदे जा रहे हैं स्वेटर, लेकिन पिछले 2 सीजन की अगर बात करें, 2 सालों से, क्योंकि पिछले से पिछले साल में इस सरकार की मौजूदा जो मंत्री उस वक्त तत्कालीन मंत्री थी, उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि स्वेटर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ और इसकी वजह से उनको कैबिनेट विस्तार के दौरान उनसे बेसिक शिक्षा विभाग ले लिया गया था। पिछले साल भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर हुई थी, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि बेहतर तरीके से चीजें रखी जाएं और सब तक स्वेटर पहुंचे, सही क्वालिटी का पहुंचे। इसके लिए तमाम दूसरे नियम कानून भी बनाए गए जिससे कि बेहतर तरीके से पहुंच सके। 40% जिलों के अंदर स्वेटर वितरण कार्य पूरा हो चुका है और राजधानी लखनऊ में भी अब तक नहीं बट पाए हैं स्वेटर। ये भी एक बड़ी खबर है। फिलहाल जेम पोर्टल के जरिए खरीदे जा रहे हैं स्वेटर और इन स्वेटर्स को खरीदकर एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चों को बांटे जाएंगे। 30 नवंबर तक ये स्वेटर बांट देने होंगे। जौनपुर से खबर है, जहां पर महिला कर्मचारी का पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ। एडीएम रामप्रकाश ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। एडीएम ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। पंचायत स्थानीय चुनाव कार्यालय के अंदर तैनात है महिला और महिला के पैसे लेने यानी कि रिश्वत लेने का मामला सामने आया एक वीडियो के अंदर और उसमें एडीएम रामप्रकाश ने इस पर संज्ञान ले लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये पैसा लेते वक्त की तस्वीर है। रिश्वत ले रही थी ये महिला और ऐसे में अब सीधे तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जांच बैठा दी गई है। जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो जौनपुर का मामला है, महिला कर्मचारी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया। एडीएम रामप्रकाश ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है।